कि बैंगन का ऐसा कैपेसिटी है 600-700 किलो हर तीसरे दिन निकलता है। इतना हाई प्रोडक्शन चला जाता है। सड़ा गला भी निकलता है, लेकिन प्रोडक्शन तो मिला ना आपको। मानो कि 700 किलो प्रोडक्शन लिया, उसमें 100 किलो सड़ा गला निकला, आपने फेंक दिया, लेकिन वो प्रोडक्शन निकाला और आपने एक लेवल सेट किया है कि भाई मुझे इतना 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 खाद देना है, तो वो लेवल के सेटिंग के हिसाब से आप देते जा रहे हो। आप देते रहो 1 रोटी और वो काम करता है 3 रोटी का, तो वो लक्षण ऐसे पौधे पे दिखाई नहीं देगा कि पौधा पीला हो गया, मर गया, झुलस गया, ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये किसान भाइयों को क्या है कि कलर एकदम शाइनिंग हो, काला है तो एकदम काला हो, कांटे वाला हो तो कांटे भी मजबूत हो, डंठल है तो डंठल पक्का ग्रीन कलर का हो और लंबा हो। अच्छा। बराबर, तो रेट उसके ज्यादा मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए ग्रेड क्वालिटी आता है, इसका आपको 10% 20% रेट ज्यादा मिलता है, यहाँ पे रेट नहीं मिलता। ये कलर डिफरेंस भी आ जाता है, कलर ब्रेकिंग भी आ जाता है, तो ये सब नहीं चलता है मार्केट में, इसको फेंकना पड़ता है एक्चुअली। तो फिर अचानक क्या होगा, उसमें फूल तो आ रहा है, लेकिन फूल आप देख सकते हो कि फूल भी विकृत फूल है, बहुत सारे फूल आए हैं, ऐसा नहीं कि फूल नहीं आता है, लेकिन विकृत फूल है। मतलब हर एक डाली पे ये रोग आ चुका है। बराबर, पहले नहीं था, पिछले 10-15 दिनों में आ चुका है। इस खेत में उखेड़ा है, तो आपको जड़ें चेक करनी है। पहले आप जड़ें जैसे चेक करते हो, आप जैसे उठाते हो प्लांट, वैसे सड़सड़ाहट बाहर आ जाता है। ये जो पौधा है उसमें लगभग सभी डाली पे ये रोग आ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें इल्ली भी होने की, स्टेम बोरर भी होने की संभावना है, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो स्टेम बोरर है कि नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने बैंगन के पहले वीडियो को बहुत अच्छा सा प्यार दिया और बहुत अच्छे से व्यू भी दिए और कमेंट भी दिए, और कई सारे किसान भाइयों ने बोला तो सेकंड पार्ट कब लॉन्च होगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो के अंदर जो हम पहले वीडियो के अंदर हम देखा था कि 50 टन प्रोडक्शन लेने के लिए फल की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और साथ साथ में उस प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए जो रोग और कीट का व्यवस्थापन, या रोग और कीट जो बहुत आते हैं उसको व्यवस्थापन कैसे किया जाए, ये बहुत सारे कमेंट थे। तो आज वीडियो के अंदर फ्रूट का प्रोडक्शन ज़्यादा लेने की और रोग और कीट के व्यवस्थापन करने की जो चर्चा है, वो ऐसे हम वीडियो में डॉक्टर तुषार सर के साथ करने वाले हैं। बट अभी भी कई सारे किसान भाइयों ने अगर एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन का, उस बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ये बेहतरीन वीडियो जो है वो हम आप तक पहुंचा सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फूल में से फल बनाने की प्रक्रिया और उसके क्या क्या टिप्स है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाइयों को बताइए। बट सर, किसान भाइयों का एक प्रश्न रहता है कि बैंगन के अंदर जो लिटिल लीफ या फिर जो बावा का रोग बोलते हैं वो भी सबसे ज़्यादा आता है, और ये रोग जो है कई एक कीट से भी आता है और एक माइकोप्लाज्मा से आता है, तो उसको किस तरीके से पहचानें और उसका कैसे उपचार करें? बैंगन में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जिसको बोलते हैं, जिसमें पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन फूल भी विकृत और कोई आकार कद बिना के होते हैं, और फल भी कभी कभी तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो भी मार्केट के लायक नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर पूरा बैंगन का पौधा होता है, उसमें एक डाली ऐसी आती है और फिर धीरे 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 एक एक करके सब डालियाँ विकृत होने लगती है। तो जनरली ऐसा है कि एक पूरी की पूरी डाली खराब हो जाए, पूरी की पूरी, बाकी का पौधा बहुत अच्छा है। बराबर, आपने पूछा ना कि पहचानने का तरीका क्या है, तो पहले पहचानने का तरीका समझ लेते हैं कि एक तरफ का एक डाली पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है, पत्ते भी बिगड़े हुए हैं, नए पत्ते भी खराब आ रहे हैं, और साथ ही साथ में फूल भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें से फलीकरण नहीं हो रहा है, उसका भी फूल का रंग भी पीला आता है। अच्छा, बराबर, और लंबे लंबे आते हैं, विकृत। ओके। तो ये जो सब होता है, जनरली पूरी की पूरी एक डाली बिगड़ी है और एक बाजू की 2 से 3-4 डाली अच्छी है, तो आपको समझने का कि इसमें इल्ली होगी। ओके, जनरली ऐसा होता है। पहले एक डाली में ऊपर की साइड आया, फिर दूसरी डाली में ऊपर की साइड आया, फिर तीसरी डाली में, ऐसा करते 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 पूरे ऊपर से फैलने लगता है कि नीचे अच्छा है, ऊपर बिगड़ने लगा है। बराबर, तो जनरली उसमें माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसको बैक्टीरिया से बहुत ही माइक्रो होता है, मतलब वायरस से थोड़ा बड़ा और बैक्टीरिया से थोड़ा छोटा होता है, जो माइक्रोस्कोप में भी आप नहीं देख सकते। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कोई टेस्टिंग भी नहीं है और उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है। जनरली कॉपर फंजीसाइड या तो कभी कभी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन काम करता है, लेकिन वो बहुत कारगर उपाय नहीं है, किसी गवर्नमेंट बॉडी का रिकमेंडेशन भी नहीं है। कोई कोई किसान करता है, कॉपर प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करते हैं, कभी रिजल्ट आता है कभी नहीं आता है, वो वातावरण के कारण भी कभी कभी मैचिंग हो जाता है तो रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन दो चीज़ें अलग अलग है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये माइकोप्लाज्मा है,
तो सीधा सट आपको वो पौधा निकाल देना है। ओके, बराबर। और दूसरा, पूरे फील्ड में जो हरा तेला से ये फैलता है, मतलब हरा तेला एक जगह पे खा के दूसरी जगह पे जाता है, तो जहां पे आप मैचिंग करो कि हरा तेला भी ज्यादा है और ये रोग भी ज्यादा है, तो आपको समझ में आ सकता है कि हरा तेला से फैलता है। तो आपको हरा तेला नियंत्रण करना है और जो खराब पौधा है उसको उठा के बाहर फेंक देना है। बराबर। तो ये 2-3 चीजें करने से हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले वाला बताया कि एक ही डाली खराब हो रही है, बराबर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक डाली पूर्णतया खराब हो गई है, दूसरी डाली पूर्णतया अच्छी है, तो उसमें जमीन में आप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, लेकिन जमीन में आप थोड़ा सा खोद के देखते हो तो उसमें एक इल्ली निकलती है जो स्टेम बोरर है। तो वो नियंत्रण में लिया जा रहा है, तना छेदक जड़ों से ही जो है वो खत्म कर देता है। तो ये दोनों चीजें हम अभी जाके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अभी इस फील्ड में जो बैगन का बावा, या तो जो इसको बोलते हैं विकृति, या तो टेक्निकल उसका नाम है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वो किस तरह से है और उसका उपाय सब मैंने बता दिया है। लेकिन अभी डायग्नोसिस हम देख लेते हैं उसका। ये किशन भाई देख रहे हैं कि ये पूरे बैगन का प्लॉट है। ये देखो माइकोप्लाज्मा का रोग है, और ये देखो ये पत्ते बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, उसमें फूल तो आ रहे हैं, लेकिन फूल आप देख सकते हो कि फूल भी विकृत फूल है। बहुत सारे फूल आए हैं, ऐसा नहीं कि फूल नहीं आता है, लेकिन विकृत फूल है। बराबर। ये पूरा का पूरा फूल भी नहीं आया है, बराबर, आधा अधूरा फूल आया है। मतलब हर एक डाली पे ये रोग आ चुका है। बराबर। पहले नहीं था, पिछले 10-15 दिनों में आ चुका है। मतलब ये माइकोप्लाज्मा ही है, क्योंकि जो नया सेंडा, नया ट्विग्स, नई डाली, उसमें अगर ये छोटे पत्ते लिटिल लीफ यानी बैंगन का बावा का रोग आपको दिखता है, तो ये रोग है माइकोप्लाज्मा से होने वाला, जो वायरस से थोड़ा बड़ा होता है और बैक्टीरिया से थोड़ा छोटा होता है। कई किसान भाई इसके लिए अलग अलग केमिकल प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए आपको इसको पकड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। और इसके ऊपर ये जो फैलता है वो चूसक कीटों से फैलता है, तो आप चूसक कीटों को नियंत्रण करने का प्रबंध करें, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का 2-3 बार स्प्रे करें, तो ये हो जाएगा। तो तुषार सर, आपने ये जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है या बावा का रोग है उसके बारे में तो बताया, बट इसके अंदर जो उगता या उखेड़ा जो बोलते हैं वो भी जो है वो 2 प्रकार के आते हैं, तो उसको किसान भाई कैसे पहचाने और उसका कैसे उपचार करें, वो डिटेल में बताइए। तो किसान भाइयों, बैगन एक ऐसी वनस्पति है जिसमें उखेड़ा फंगस यानी फफूंदी से भी आता है और बैक्टीरिया से भी आता है। जनरली जहाँ पे मीडियम टू हेवी ब्लैक सॉइल है वहाँ पे ये दोनों भी आ सकते हैं। अच्छा, मतलब भारी मिट्टी वाले क्षेत्र में। हल्की मिट्टी वाले में भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसमें बैक्टीरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पे किसान भाई ये सोलेनेशियस फसल यानी कि सब्जियों वाली फसल, जैसे मिर्ची है, मिर्ची के बाद बैगन किया, बैगन के बाद तीसरा कोई सोलेनेशियस किया, टमाटर किया, तो ऐसा सतत आता रहता है, तो उसमें फ्यूजेरियम नाम की फंगस और राइजोक्टोनिया नाम की फंगस आने का संभावना रहता है। तो ये 2 तरह की फंगस है और 1 तरह का बैक्टीरिया है। रोग के लक्षण उखेड़ा ही है, लेकिन आप थोड़ा जड़ में जाके देखो तो थोड़ा अलग अलग आपको मिलेगा। मानो कि आपको उखेड़ा लग रहा है खेत में, इस खेत में उखेड़ा है, तो आपको जड़ें चेक करनी है। पहले आप जड़ें जैसे चेक करते हो, आप जैसे उठाते हो प्लांट, वैसे सड़सड़ाहट बाहर आ जाता है, और उसकी जो जड़ें है, जड़ों के ऊपर की साल जो है, छाल जिसको बोलते हैं, स्किन अंदर ही रह जाती है और ऊपर हाथ में आता है आपको पौधा का जड़, तो वो ब्राउनिश कलर का पूरा सड़ा गला हुआ आपको दिखता है, तो वो राइजोक्टोनिया का प्रॉब्लम है। अच्छा, जो राइजोक्टोनिया सोलानी। अच्छा, जो उसकी स्किन की पपड़ी अंदर रह जाए और पौधा निकल के बाहर आ जाए, तो ये राइजोक्टोनिया सोलानी है। स्पेशली सोलेनेशियस क्रॉप में आने वाली ये फफूंदी है, और कई सारी और फसलों में भी आती है, लेकिन ये फफूंद है और जमीन जन्य फंगस है, और वो बहुत सालों तक भी जमीन में रहती है। दूसरी फफूंदी है विल्ट में, उखेड़ा में, कि फ्यूजेरियम। तो ये फ्यूजेरियम जो आती है, वो फ्यूजेरियम में है ना, पौधा खींच नहीं सकते आप। मतलब पौधे की जड़ें तो अच्छी तरह से सेट होगी, लेकिन जब आप जबरदस्ती उसको उखाड़ के निकालते हो और फिर छुरी से काटते हो, काटने के बाद उसका ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि ये तना है, तने को बीच में से फाड़ के ऐसे निकालते हो, तो ये जो सफेद वाला पार्ट निकलता है, उसमें छाल के तुरंत अंदर पिंक कलर से लेके ब्राउन कलर का आकार दिखता है, मानी सीधी लाइन दिखती है आपको, अन्नवाहिनी और जलवाहिनी। जलवाहिनी, हाँ।
तो अन्नवाहिनी और जलवाहिनी, खास करके जलवाहिनी जो जमीन में से जल और पोषक तत्व ऊपर लेके जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है, खून ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, वैसे भी इसका हार्ट अटैक ही है। अच्छा, बराबर। मतलब नली ब्लॉक हो गई, पौधा सूख गया। पौधा सूख जाता है। तो वो, लेकिन हमारे में जैसे धीरे धीरे होता है ह्यूमन में, वैसे यहाँ पे भी धीरे धीरे होता है कि फंगस रूट जड़ों में लगी, जड़ में लगने के बाद जलवाहिनी में आई, जलवाहिनी में आते 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 जलवाहिनी धीरे 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 1 2 3 ब्लॉक करते करते करते, तो आप सोचो क्या होगा कि धीरे धीरे पानी कम जाएगा, पोषक तत्व कम जाएंगे, तो पौधा धीरे धीरे पीला होगा और नीचे के पत्ते ज्यादा पीले होंगे। नीचे के पत्ते पीले होने का मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब जमीन में से पोषक तत्व आ नहीं रहे हैं। पौधा दोपहर के बाद मुरझाएगा। सुबह में तो थोड़ा पानी कम चाहिए, लेकिन दोपहर में धूप के बाद थोड़ा थोड़ा पौधा मुरझाएगा। तो आपको लगने लगेगा कि ये पौधा थोड़ा थोड़ा पीला हुआ है, नीचे के पत्ते पीले हुए, ऊपर से दोपहर के बाद मुरझाता है। तो ये फ्यूजेरियम के लक्षण है। और धीरे धीरे क्या होगा, नीचे के पत्ते के बाद ऊपर के पत्ते पीले होंगे, और ऊपर के पत्ते पीले हो गए तो नीचे के भी सूख जाएंगे। तो ये लक्षण है फ्यूजेरियम का, फंगस का। तो यहाँ पहली वाली जो राइजोक्टोनिया बोला और फ्यूजेरियम बोला, उसमें आप फफूंदी नाशक का प्रयोग कर सकते हैं, बराबर, जिसमें जमीन में ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास का ट्रीटमेंट करना है। मतलब सूडोमोनास 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। सूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो होते हैं वो किसान मित्र बैक्टीरिया है। ये सूडोमोनास सोलेनेसिरम बोलते हैं इसको, वो इसका रोग कारक बैक्टीरिया है, यानी कि हानिकारक है। हानिकारक बैक्टीरिया है। तो सूडोमोनास फायदा कारक वाले हैं, यानी मार्केट में जो मिलते हैं ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, वो दोनों का आप ड्रेंचिंग कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो सूडोमोनास का, उससे ये नियंत्रण में शुरुआत में आ सकता है। लेकिन अगर आपका डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बराबर, तो आपको केमिस्ट्री मतलब केमिकल फफूंदी नाशक पे जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमने फफूंदी जनित उखेड़ा की बात की है, अभी बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित उखेड़ा की बात करते हैं। ये जो जीवाणु जनित उखेड़ा होता है, वो उसमें लक्षण ऐसे होते हैं, धीरे धीरे वो जीवाणु जो होता है वो जलवाहिनी और फूड वाहिनी, मतलब जो खाना ले जाती है, वो दोनों में फैलना शुरू होगा और धीरे 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 ब्लॉक करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर अचानक क्या होगा कि आप पानी लेंगे, या तो पानी बढ़ जाता है, या तो वातावरण बदला, और या तो 10-15 दिन से रोग लगा है, और अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि पौधा दोपहर के बाद पूरा का पूरा पत्ते फेंक देगा, ऐसे जब मुरझा जाएगा, लुढ़क जाएंगे पत्ते, मुरझा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छी की है, आपके खेत में पावर मतलब जमीन में उर्वरा शक्ति ज्यादा है, तो ऐसा भी होगा कि सुबह में दोपहर तक, शाम के 3-4 बजे तक पौधे बहुत अच्छे हैं, शाम को थोड़े थोड़े मुरझाएंगे, फिर शाम आते 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 दूसरे तीसरे चौथे दिन 10-15 दिन के बाद थोड़े ज्यादा मुरझाएंगे, फिर पूरा पौधा एक दिन आएगा पूरा का पूरा मुरझा गया। तो ये जीवाणु जनित उखेड़ा है, उसमें सूडोमोनास सोलेनेसिरम करके बैक्टीरिया आता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही पानी जनित है, मतलब पानी जैसे फैलता है वैसे ले जाता है। तो मतलब ड्रिप वाले खेत में भी होता है, पानी बहा के जब आप फ्लड इरिगेशन में देते हो वहां पे भी बहुत जल्दी फैलता है। तो यहाँ पे आप जमीन में सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, मतलब जो किसान मित्र बैक्टीरिया है सूडोमोनास, उसका आप प्रयोग कर सकते हो, वो उसके सामने फाइटिंग करता है जमीन में। और कोई एंटीबायोटिक का भी प्रयोग कर सकते हो, और कॉपर फंजीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये हुआ उखेड़ा, लेकिन उखेड़ा 3 प्रकार का होता है, 2 फंगस वाला और 1 बैक्टीरिया वाला। और उसका मैंने आपको सुझाव भी बताया। कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं। इसकी जड़ों में आप देख सकते हो कि कोई निमेटोड वगैरह नहीं है, बराबर। और ये जो पौधा है उसमें लगभग सभी डाली पे ये रोग आ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें इल्ली भी होने की, स्टेम बोरर भी होने की संभावना है, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो स्टेम बोरर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको हर एक डाली निकालनी पड़ेगी। पहले तो ये स्टेम बोरर जो होता है उसका निशानी ये है कि जड़ों से थोड़ा ही 5 सेंटीमीटर के अंदर में ही होता है, इतने में ही होता है। तो आपको इतना ही चेक करना है, तो हम चेक करके देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि कोई विल्ट का भी लक्षण नहीं है, उखेड़ा का भी कोई लक्षण नहीं है। अभी उखेड़ा का अगर लक्षण होता तो इसमें ये जो छाल निकली है वहां पे पिंक या ब्राउन कलर का होता। अगर बैक्टीरिया भी होता ना तो यहाँ पे आपको चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता, लेकिन कुछ है नहीं। ये यहाँ पे एक्चुअली ये जो जगह है
ये जो गर का भाग है और ये थोड़ा सा ये जो छाल है, ये छाल जैसे उखड़ती है वैसे ये यहाँ पे और यहाँ की जो टिश्यू होती है वो वहाँ पे जलवाहिनी होती है। ये जो आप देख सकते हो वो यहाँ पे कोई भी ब्राउन कलर का है नहीं, क्योंकि ये छाल होती है। छाल के अंदर का जो ये सफ़ेद लाइन दिखती है ना, वहाँ पे आपको ब्राउन कलर दिखता, लेकिन ये कुछ भी है नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन है। मतलब इसमें हमने चेक किया कि जो ऊपर का जो आउटर लुक है वो बहुत सही था, मतलब एकदम माइकोप्लाज्मा होने की ही संभावना थी। दूसरा हमने ये भी चेक कर लिया, यहाँ पे भी कोई इल्ली दिख नहीं रही है और कोई भी उखेड़ा वगैरह रोग का भी कोई लक्षण है नहीं, निमेटोड वगैरह का भी लक्षण है नहीं। तो तुषार सर, आपने किसान भाइयों को जैसे कि बताया रोग और कीट के बारे में कैसे पहचानना है, तो अभी जो फल अवस्था आती है तो फल अवस्था में कैसे अच्छे क्वालिटी के फ्रूट ले, कैसे उसकी शाइनिंग क्वालिटी वो बरकरार रखे और कैसे उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहे, उसके कुछ टिप्स बताइए सर। जब फ्रूटिंग शुरू हो जाता है तो आप इमेजिन कीजिए या तो समझिए कि एक बार फूल आना शुरू हुआ तो फूल सतत आते रहते हैं, डाली सतत आती रहती है, मतलब वृद्धि भी होता है, विकास भी होता है, फ्लावरिंग भी होता है, फ्रूटिंग भी होता है। मतलब आपका 50-60 दिनों के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगा, 6 महीने तक, 6-8 महीने तक आप जितना चला सको। किसान भाई जितना भी चलाना चाहो चला सकते हो, अच्छा मैनेजमेंट किया तो और भी अच्छा। 12 महीने तक भी मैंने कई किसान भाइयों को देखा है 12-12 महीने तक चलाते हैं। क्या होता है कि इमेजिन कीजिए कि आपने सब कीट रोग नियंत्रण में ले लिया, आपने न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा दिया था और प्रोडक्शन सड़ा बढ़ने लगा। अभी प्रोडक्शन में कभी कभार मैंने देखा है कि बैंगन का ऐसा कैपेसिटी है, ये बर्था वाला बैंगन होता है, रवैया वाला बैंगन होता है, छोटा बैंगन होता है या बड़ा बैंगन होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है 600-700 किलो हर तीसरे दिन निकलता है। अच्छा, इतना हाई प्रोडक्शन चला जाता है। सड़ा गला भी निकलता है, लेकिन प्रोडक्शन तो मिला ना आपको। मानो कि 700 किलो प्रोडक्शन लिया, उसमें 100 किलो सड़ा गला निकला, आपने फेंक दिया, लेकिन वो प्रोडक्शन निकाला आपने, प्रैक्टिकली प्रोडक्शन निकाला है। मतलब जमीन में से बहुत खाना खाया है और आपने एक लेवल सेट किया है कि भाई मुझे इतना 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 खाद देना है, तो वो लेवल के सेटिंग के हिसाब से आप देते जा रहे हो। लेकिन आप देते रहो 1 रोटी और वो काम करता है 3 रोटी का बराबर। तो अभी ये 2 की डेफिशिएंसी आई, मतलब 60-70% की डेफिशिएंसी आई, तो वो लक्षण ऐसे पौधे पे दिखाई नहीं देगा कि पौधा पीला हो गया, मर गया, झुलस गया, ऐसा नहीं दिखाई देगा। वो पहले उत्पादन पे असर दिखाएगा। ओके। खास करके जो पौधा होता है वो पौधा ग्रीन या तो लस ग्रीन रहता है, लेकिन जो बैगन मतलब जो फल आता है, फल में 2 बड़े फेर आने शुरू होते हैं। एक तो कलर छोड़ता है, पहले तो झांखा पड़ जो शाइनिंग होती है वो शाइनिंग छोड़ देता है। आप सोचते हो कि यार अभी 4 दिन पहले तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया था, ये 3 दिन में क्या हो गया। तो पहले तो शाइनिंग कलर ब्रेकिंग आता है, मतलब मानो कि एक पिंक कलर का है तो पिंक कलर की जगह पे थोड़े थोड़े सफेद दाग उसमें आना शुरू होते हैं, मतलब कलर ब्रेकिंग आता है। दूसरा क्या होता है कि उसमें जो उसका कैलिक्स होता है, मतलब डंठल, वो डंठल का कलर छोड़ता है, जो एकदम लस ग्रीन दिखना चाहिए वो नहीं रहता। ये किसान भाइयों को क्या है कि कलर एकदम शाइनिंग हो, काला है तो एकदम काला हो, सनमाई का जैसा है तो प्योर सनमाई का जैसा हो बराबर, कांटे वाला हो तो कांटे भी मजबूत हो, डंठल है तो डंठल पक्का ग्रीन कलर का हो और लंबा हो। अच्छा। बराबर, तो रेट उसके ज्यादा मिलते हैं। तो ये सब डेफिशिएंसी के कारण ये जो कैरेक्टर है, ज्यादा अच्छे वाले कैरेक्टर है, वो धीरे धीरे लॉस होते हैं। डंठल छोटा हो जाता है, डंठल का कलर ब्रेक हो गया, लाइट ग्रीन हो गया बराबर, कलर बैंगन का फल का कलर छूट गया। तो ये सब की वजह है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक और फेरस की डेफिशिएंसी आती है, तब ये कलर का प्रॉब्लम आता है। जिंक और फेरस का कि कैलिक्स का कलर छोड़ देता है। तीसरा होता है मैग्नीशियम, चौथा होता है बोरॉन, पांचवा होता है कैल्शियम। तो मतलब आपने इतने पोषक तत्वों को मैनेज कर लिया तो वापस इसकी जो एनर्जी है, वापस जो शाइनिंग है वो वापस आ सकती है। मतलब जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो फिर से उसको रीगेन कैपेसिटी वापस दे देते हैं। और अगर आपने ये पॉइंट से आप समझे नहीं और आप उत्पादन लेते रहे और आपने कुछ किया नहीं, आपने नाइट्रोजन दे दिया, पोटास दे दिया, सिर्फ कैल्शियम अकेला दे दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे फूल कम होंगे। फिर धीरे धीरे उसकी जो रेजिस्टेंट पावर वो जाएगा, फिर धीरे धीरे पौधा पत्ते में कलर छोड़ने लगेगा,
क्योंकि पत्तों में से पूरा पोषक तत्व तो फल में चला जाएगा, तो अभी पत्तों का बारी आएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना ट्रीटमेंट करने का है उसमें। लेकिन आपको एक पॉइंट आता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, मानो कि आपने 100 किलो प्रोडक्शन आया, 100 का 150 हुआ, 200 हुआ, फिर 2-3 बारी में धीरे धीरे करके 400 चला गया, फिर 400 500 की 2-3 पिकिंग ले लिया, और बाद में आपको लगता है कि कलर छोड़ रहा है, शाइनिंग जो छोड़ नहीं आ रही है, जो डंठल है वो छोटा हो गया है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा फॉर्म में आपको जिंक देना है, मैग्नीशियम देना है, उसमें कैल्शियम और बोरॉन देना है। तो ये सब पोषक तत्व जब आप देते हो तो वापस रिगेन हो जाती है एनर्जी, और वापस आपका प्रोडक्शन बरकरार रहता है। बेसल जो डोज है, फंडामेंटल जो डोज है कि ड्रिप में दे रहे हो या जमीन में दे, वो तो आप दे ही रहे हो, लेकिन जब आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है तो ये एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आपको मैं उसके लक्षण प्रैक्टिकली फील्ड में अभी दिखाने के लिए ले जाता हूँ। तो जैसे कि सर आपने बताया कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश जितने इम्पोर्टेंट है, उतना ही जब पिकिंग स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रखना है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देना बहुत आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है किसान भाइयों, 50 टन प्रोडक्शन लेने के लिए, तो ये स्टेज पे भी आपको ये गलती नहीं दोहरानी। ये किसान भाई देख रहे हैं कि ये पूरे बैगन का प्लॉट है, और अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली में वो जो कमी, मतलब पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या होता है। अगर ऐसा आपके फील्ड में होने लगे तो आपको मैंने जैसे बताया वो पोषक तत्व देने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि खराब कैसा होता है, बराबर, कि जो लक्षण अच्छे नहीं है, आपको निशानी है, ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है, जहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको पोषक तत्व देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये एक बैगन का पौधा है, वहाँ पे ये बैगन लग चुका है, बराबर। तो ये बैगन जो आप देख रहे हो वो उस पे जो नीचे का जो पार्ट होता है, बिल्कुल नीचे का जहाँ से फूल अलग हुआ था, वहाँ पे ऐसा कलर ब्रेकिंग होता है, पूर्णतः कलर विकसित नहीं होता है, और जहाँ से फूल गिरा था वो भाग भी थोड़ा बड़ा है। तो अभी ये साइज बहुत बढ़ेगी नहीं, ये इतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10, 15, 25 ग्राम बढ़ेगा, थोड़ा साइज बढ़ेगा। और ये जो डंठल है, वो डंठल भी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा डंठल है वो बहुत छोटू सा हो गया है, बराबर। तो इसके थोड़े रेट कम मिलेंगे, और कलर भी देखो आप, तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, बराबर, एकदम लस ग्रीन जो कलर होना चाहिए वो नहीं है। इसके सामने अच्छा वाला कैसा होता है वो थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अच्छा वाला है, मतलब पूरे खेत में 50-50 है अभी। तो ये अच्छा वाला बैगन आप देख सकते हो, साइज भी बहुत अच्छी बड़ी हुई है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, बराबर, वो भी छोटा है। आप कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि ये कलर ब्रेकिंग है, यहाँ कलर ब्रेकिंग नहीं है, और ये साइज भी अच्छी तरह से बढ़ेगी, और इसका वजन भी पूरा का पूरा जो 150 ग्राम का 100 ग्राम का वजन है वो भी पूरा पूरा आएगा। इसका वजन नहीं आएगा, और ये बदला में या तो सी ग्रेड में जाएगा, ये सी ग्रेड में नहीं जाएगा, ये ग्रेड में जाएगा, बराबर। इसका डंठल का कलर थोड़ा सा डल है अभी, इसमें भी थोड़ी डेफिशिएंसी है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम और जिंक की डेफिशिएंसी है, इसमें बोरॉन की और कैल्शियम की ज़्यादा है, बराबर। ऐसा भी देखते हैं, एक लस ग्रीन कलर वाला भी आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप देख सकते हो कि डंठल का जो कलर है वो पूर्णतया विकसित हुआ है, बराबर। बहुत बड़ा डंठल है, मजबूत है, और इसमें और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसका भी ए ग्रेड में जाने की संभावना ज़्यादा है, इसकी भी रेट मिलने की संभावना ज़्यादा है। अभी इसके और इसके कंपैरिजन से ये ब्राउनिश कलर, रेडिश ब्राउन ग्रीन ऐसे कलर दिखता है, बराबर। लेकिन ये आप देखिए, ये ग्रीन कलर का डंठल, बड़ा सा डंठल दिखता है, तो इसका रेट ये क्वालिटी में जाएगा। ये डंठल और ये डंठल में आप कलर देख सकते हो और साइज भी देख सकते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, फर्क है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है कि इसमें ये ए ग्रेड में ही जाएगा और ये ए ग्रेड में नहीं जाएगा। इसका डंठल भी छोटा है और ये भी नीचे से बिगड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए ग्रेड क्वालिटी आता है, इसका आपको 10% 20% रेट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे रेट नहीं मिलता। तो जब आपको ऐसे डंठल छोटा सा दिखने लगे, ऐसा कलर का ब्रेकिंग आए, बराबर, और ये भी ग्रीन कलर का ना हो, छोटा हो, ये शाइनिंग थोड़ी कम हो जाए, इसकी जैसी शाइनिंग ना हो, बराबर, तब आपको समझना चाहिए कि पौधा भले ग्रीन हो, हरा भरा हो, फूल आ रहे हो, फल आ रहे हो, साइज भी शायद आ रही हो, लेकिन यहाँ पे एक आपको टास्क मिलता है। यहाँ पे आपको एक थर्मोमीटर जैसे बताता है कि भाई यहाँ पे अभी तापमान का पारा बढ़ गया है, तो ये अभी आप थर्मोमीटर की तरह समझिए, एक डिटेक्शन की तरह समझिए कि यहाँ पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में मैग्नीशियम
देने की ज़रूरत है और उसके ऑल्टरनेटिव में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है, जो आपको क्वालिटी बरकरार रखेगा। बराबर है। तो ऐसे बैंगन चाहिए जो 60, 70, 80% ऐसे चाहिए, उसकी जगह पे 60, 70% ऐसे निकलने लगे, तब आपको मुड़ना है, वापस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देना है। ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, ये कलर भी शाइनिंग है और आप देख सकते हो हर तरफ से कोई दाग धब्बा नहीं है और नीचे भी कलर ब्रेकिंग नहीं है। तो ये बैंगन बहुत अच्छा है और इसका पूरा का पूरा 100 से 150 ग्राम का जो वजन आता है उसका आने की संभावना है। बराबर। तो ये पूरा का पूरा वजन आएगा और ये उसका मार्केट भी ये क्वालिटी आएगा। देख सकते हो आप कि एकदम हार्ड हो गया है, मतलब। और देखो ये कलर कैसा है और ये अच्छे वाले का कलर कैसा है। ये कलर डिफरेंस भी आ जाता है, कलर ब्रेकिंग भी आ जाता है। तो ये सब नहीं चलता है मार्केट में, इसको फेंकना पड़ता है एक्चुअली। तो सी ग्रेड में भी नहीं चलेगा ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो डंठल है वो तो सही आ गया है, लेकिन इसका जो आकार है वो पूरा का पूरा बिगड़ गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। और ये देख रहे हैं, ये जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो ब्रेकिंग है कलर का, ये फट भी सकता है, ये शेप भी बिगड़ चुका है। तो यहाँ कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी होने की संभावना है। बराबर। तो आप यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का ड्रिप में दे सकते हो, या तो नैनोविटा कैल्शियम वगैरह ऊपर से भी दे सकते हो। तो ये कलर ब्रेकिंग है, फ्रूट का भी ब्रेकिंग हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये डिश तो पूरा का पूरा विकृत हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। तो सर, जैसे कि आपने फील्ड के अंदर सभी इश्यू बताए, कैसे दिखते हैं, और 50 टन प्रोडक्शन लेने की टिप्स भी बताइए, बट कई सारे किसान भाइयों को एक ये भी प्रश्न रहता है कि जो लाल मकड़ी है और तनावल फल छेदक इल्ली, तो इनका सिम्टम कैसे होते हैं और इसका उपचार कैसे किया जाता है? देखो, सिम्टम्स तो बहुत सिंपल है और उसमें लाल मकड़ी को थोड़ा सिम्टमेटोलॉजी समझना है, लेकिन फल और तना छेदक तो सबको पता है। तो हम दो अलग अलग बातें करते हैं, क्योंकि दवाई अलग है, वो कीट भी बहुत अलग है। तो मकड़ी में कैसा होता है कि पूरा पौधा जब फैला होता है और नीचे के पत्तों पे और नीचे की साइड पे, मतलब ये पत्ता ज़्यादा हरा है, ये कम हरा है, तो ये साइड पे मकड़ी लगती है लाल कलर की। और उसके ऊपर आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे आते हैं, ना पीले होते हैं ना हरे होते हैं। बराबर। मतलब लाइट कलर का होता है, लाइट ग्रीन, यानी कि थोड़ा सा लाइट सिल्वर, येलो, थोड़ा सा सिल्वर कलर जैसा दिखता है आपको। तो वो एक लक्षण है कि वो धब्बे आपको जब दिखाई दे, तब आपको समझना चाहिए कि ये पौधे में मकड़ी का प्रादुर्भाव शुरू हो गया है। और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। और ये जो सीजन है, सूखा सीजन है ये। वातावरण में नमी बहुत कम है, जमीन में भी नमी बहुत कम है। आप पानी देते हो तो वातावरण में ठंडी के कारण नमी कम होती है, सूखा वातावरण होता है, इसके कारण बाष्पीभवन जल्दी हो जाता है। जमीन में भी नमी कम होती है और वातावरण में भी नमी कम होती है, उसकी वजह से ये वो सूखा वातावरण ये मकड़ी को बहुत पसंद आता है। अच्छा, सूखे वातावरण में ये मकड़ी सबसे ज्यादा आती है और बढ़ती भी ज्यादा है। और फिर मानो कि अभी दिसंबर आएगा, जनवरी फरवरी आएगा, मार्च तक तो गर्मी आ जाएगी। तो गर्मी में तो और भी सूखा वातावरण होता है कि तापमान भी ज्यादा है, बाष्पीभवन भी ज्यादा है और सूखापन भी ज्यादा है वातावरण में, तो और बढ़ती है। तो अभी से मकड़ी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, महीना दर महीना, हफ्ता दर हफ्ता बढ़ेगी। पौधा भी बहुत बड़ा होता है। तो आपको 2-3 ध्यान रखना है कि एक तो उसके लिए सिकंदर, स्पाइरोमेसिफोन बहुत बढ़िया दवाई है, लेकिन जब आप छिड़काव करते हो तो उसके लिए जो नोजल का प्रयोग करते हो तो वो होलोकॉन नोजल लो, जिसका फव्वारा अच्छी तरह से हो, पंप ग्लेडिएटर जैसे हो। तो फिर भी उसको फुल चार्ज रखो, फुल प्रेशर में रखो। और उसके साथ स्टिकर रखना बहुत जरूरी है, वेट सील प्लस, बराबर, सिलिकॉन बेस, वो भी रखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें करने से, 4 चीजें करने से आपको मकड़ी नियंत्रण में आ जाएगी। और ये स्पाइरोमेसिफोन जो है, ये मकड़ी को तो मारता है सिकंदर, लेकिन उसके साथ ही साथ में थोड़ा बहुत अनुभव है हमारा किसानों का कि वो सफेद मच्छर को भी थोड़ा बहुत शुरुआती अवस्था में नियंत्रण में लेता है। तो ये बात हो गई मकड़ी की। अभी फ्रूट एंड शूट बोरर की बात करते हैं। तो फ्रूट बोरर जो होता है वही शूट बोरर होता है, मतलब इल्ली एक ही है। बराबर। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे जैसे यहाँ पे नोड है, ये नोड पे एक्सिल है, एंगल बोलते हैं। तो एंगल की जगह पे वो एक छेद बनाती है, यानी कि सुरंग जैसा बनाती है, और वो अंदर अंदर खाती खाती जाती है। तो इसलिए उसको तना छेदक भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो शूट बोरर है, शूट को खाती है।
और सूट फिर सूख के गिर जाता है। गुजरात में उसको डोक मरडा यानी कि गर्दन से लुढ़क जाना, वो उसको सूट बोरर, सेंडा पोखरणी, ऐसे अलग अलग नाम है इल्ली के। लेकिन वही इल्ली जब फ्रूट पे आती है तो फ्रूट बोरर होता है। उसका भी प्रादुर्भाव अभी बढ़ेगा क्योंकि ये दिसंबर महीना चल रहा है, जनवरी महीने में और भी तापमान कम होगा। उत्तरी भारत में जैसे कि रात का तापमान हो जाता है 5-10 डिग्री एवरेज, और मध्य भारत में भी उसका तापमान हो जाता है, रात का तापमान हो जाता है लगभग करीबन 10, लेकिन दिन का तापमान 20-22 रहता है। तो ये तापमान ये इल्ली को बहुत ही अनुकूल है, इसकी वजह से उसका प्रादुर्भाव बढ़ेगा। इसमें आप देख सकते हो हमने जो फसल देखी अभी, उसमें भी आपका जो पौधा है बहुत ही गुम्मट बहुत बड़ा है, उसकी सूट भी ज्यादा है, फ्रूट भी ज्यादा है, अंदर की साइड फ्रूट लगे हैं, वो तो जाके अंडा रख देगी बराबर, लेकिन आपकी दवाई पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए बहुत शुरुआती अवस्था है, तो ये गैस करने वाली जो दवाई है एग्लोरो, वो आप छिड़काव कर सकते हो बराबर। लेकिन आपको लगता है कि इसके साथ में अगर तुड़तुड़े भी है तो आप जैसे बताया एग्रोर, वो दवाई ले सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इल्ली का उपद्रव बहुत बढ़ गया है बराबर, तो डबल मोड ऑफ एक्शन मतलब गैसियस पॉइजन और कॉन्टेक्ट पॉइजन वाली RX 505 ले सकते हो। तो RX 505 भी ले लो, और साथ में मेरी रिकमेंडेशन ऐसी है कि उसके साथ साथ में नीमली भी ले लो। तो 3 वे एक्शन हो जाएगा। जो नीमली है वो कड़वापन लाती है, नीम ऑयल बेस है, 1% है, 10,000 ppm जिसको बोलते हैं। वो छिड़काव करने से क्या होगा, पत्तों पे, नए तनों पे, उसके ऊपर एक कवच जैसा बनेगा, कड़वापन बनेगा। तो अंडे थोड़े कम रखेंगे पहले तो, और अगर अंडे रख भी दिए तो वो इल्ली को खाने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि अंडे बाहर होते हैं, अंडे में से इल्ली निकलती है और इल्ली बहुत छोटी होती है, तो वो खाने जाएगी तो उसको कड़वापन लगेगा, तो थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ में साइपरमेथ्रिन लगाया है, वो कॉन्टेक्ट पॉइजन, तो उसको ज्यादा टचिंग में आएगा, ज्यादा टच होता है तो जल्दी मरेगी। और क्लोरोपाइरीफॉस तो आपको पता है RX वाला 50% वो गैस करता है। तो एक छोटा सा मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा गैसियस पॉइजन होने की वजह से थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलता है, वो स्टमक पॉइजन भी है। और आपको अगर ऐसा लगे कि अभी ये सब जो उपद्रव है कंट्रोल के बाहर चला गया है, मानो कि 1 एकड़ में से आपने 20 मन 50 मन निकाले, एक नॉर्मली मैं बोलता हूँ 25 मन निकाले, 500 किलो निकाले आपने, तो 500 किलो आपने निकाले, उसमें से मानो कि 250 किलो खराब आ रहे हैं, मतलब 50% आपका लॉस हो रहा है। तो सीधा आप जाइए कॉपीगो पे या तो रेपिजेन। तो आपको क्या करना है, पहले रेपिजेन स्प्रे करना है, फिर निमली प्लस RX करना है, फिर अगेन रेपिजेन पे जाना है या कॉपीगो पे, फिर निमली प्लस RX। तो ये 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो जैसे कि मैंने बताया 500 किलो आ रहा था, उसमें से 250 किलो खराब आ रहा था, उसकी जगह में 500 से 600-700 किलो हो जाएगा, और जो खराब आ रहा है वो 100 किलो हो जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा भी और परसेंटेज कम हो गए डैमेज के। यानी कि जो पहले 50% नुकसान हो रहा था वो मात्र अभी 10% ही 10% हो गया। तो ये संभावना है अच्छी तरह से, तो ये करने से ये नियंत्रण में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये दोनों कंट्रोलेबल है, लेकिन आपको थोड़ा मैनेजमेंट सही से करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो के अंदर एंड तक जुड़ने के लिए। तो हमने तुषार सर से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के वृद्धि विकास अवस्था में क्या करना चाहिए, डाली अवस्था पे क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सा उर्वरक देना चाहिए, फूल अवस्था पे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसको कैसे ओवरकम करते हैं, फूल में से फल बढ़ाने के रेशियो के बारे में हमने सोचा, और फिर जब फल की अच्छी सी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मार्केट में अच्छे रेट लेने के लिए क्या टिप्स करना चाहिए, और साथ साथ में जब हम क्वालिटी प्रोडक्शन 50 टन तक पहुंचना है तो साथ में जो रोग और कीट है उसका भी व्यवस्थापन करना, पूरा प्रैक्टिकली और संक्षिप्त में एंड तक पार्ट 1 और पार्ट दोनों में मिला के हमने देखा। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों जो बैंगन के भाग है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से लगे होंगे, और ये जानकारी से आप लोगों को कहीं ना कहीं जो आप जो कीटनाशक और फफूंदीनाशक और जो पेस्टिसाइड का खर्चा करते थे वो आपका कम होगा और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ये हम और हमारी एग्रोस्टार की टीम आपके लिए जो है वो शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़ने के लिए एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन में जो बेल का आइकॉन है उसको दबाइए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहे। और आप सभी लोगों का प्यार के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।